किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा, क्योंकि वो छोटा जंगी है ना, बजाता है ढोल मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थी ऐसे ऐसे, और दुनिया और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी, मालूम होता था कि अभी रोकर उठी है। तो नाक भी लाल हो जाती है जब रोते हैं, जब आंखों के साथ साथ नजदीक है ना, तो ये भी थोड़ा हो जाता है गर्म। उसके मासल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। किसके व्यक्तित्व की विशेषता बताई है, रेखांकित कर लो। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला था, वक्ष का उभार और गात का गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी, कैसी साड़ी पहन रखी है उसने, गुलाबी साड़ी, उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। तो ये व्यक्तित्व दिया है। पूछ ले कौन से स्त्री पात्र का चित्रण है। आंखें छोटी हैं, धसी हुई है, लेकिन थोड़े भरे हुए शरीर की है। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से कहा, झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। ये रस चल रहा है, सब समझ जाओ तुम। रस में कोई मीठा मीठा मिला दिया, गन्ने की राब राब मिला दी पानी से, तो मीठा शरबत मान लो इसको तुम। और क्या, रू अफ़ज़ा, शरबत खालसा। रू अफ़ज़ा चलती है गर्मी में, खुलेगी वो रू अफ़ज़ा। अब तुम तो गर्मी में पढ़ने नहीं आओगे, नहीं तुम रोज शरबत पिलाते हैं यहाँ। आ जाएंगे। पानी नहीं हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। हौरी महतो को पहचानती है ना, कुएं से निकालेंगे एकदम ठंडा पानी निकलेगा। फिर हौरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। ये तो वही रोना बैठ जाता है। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटन खेती, नाटन खेती बहुरियन घर। घर पर तो बहुरिया हो और नाटन खेती पे हो। नाटन मने क्या मतलब हुआ, इसको सर्च करके देखो यार, गूगल सर्च करो। नाटन खेती, हाँ, नाटे बैल के लिए आ रहा है कि बैलों की जगह तो खेत और घर वाले की जगह घर। तुम देखो ना, पूछ की रात में मुन्नी थोड़ी जाती है, वो घर पे रहती है, घर संभालती है। घर कौन संभालेगी, घर वाली। अरे बैल क्या खेती करेंगे, बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इनकी मां मरी है, तब से घर की बरकत हो उठ गई। इसका अर्थ देखना तुम गूगल सर्च करके देखो, कुछ तो निकलेगा। बहुएं तो आटा पाथ लेती है, गृहस्थी चलाना क्या जाने, मुंह चलाना खूब जानती है। और लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे। फड़ पर मतलब कहीं ढोल मंजीरा बजा रहे होंगे, फड़। सबके सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूं उनके पीछे मरता हूं, मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धर करके रोएंगे। लड़की भी वैसी, छोटा सा अडोना भी करेगी तो भुन भुना कर। मैं तो सह लेता हूं, खसम थोड़े सहेगा। क्या निकल रहा है इसका, नाटन खेती बहुरियन घर है। देखा ना, प्रेमचंद के यहाँ भाषा में लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग खूब हुआ है। नाटन खेती बहुरियन घर एक पुरानी भोजपुरी कहावत है जिसका अर्थ है, कमजोर बैल खेती को और सलीकी की, और बिना सलीके की बहू घर को बर्बाद कर देती है। बात तो सही है भाई। कमजोर बैल तो लिख लो इसको, लिखो इसको, नोट करो, लिखो। कमजोर बैल खेत को और बिना सलीका की बहुएं घर को बर्बाद कर देती हैं। कमजोर बैल खेत को और बिना सलीके की बहू घर को बर्बाद कर देती है। बिल्कुल सही है। मतलब मेहनत अनिवार्य है, निरंतर मेहनत अनिवार्य है, ये बात कहना चाह रहा है। सही कह रहे हो बिल्कुल।
भाई बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखना कि कमजोर बैल खेत को और बिना सलीके की बहू घर को नष्ट कर देंगी। तो भाई कुल मिलाकर के बात ये है कि निरंतर मेहनत और देखभाल ये जरूरी है ना। दे तो दिया आगे कि नाटे बैल तो क्या खेती करेंगे, बहुए क्या घर संभालेंगी, तो बहुए कैसी गैर सलीके की। तो कुल मिलाकर के मैं तो इनके पीछे मेहनत कर रहा हूं। जुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम और दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूं। ये इनका पहला संवाद है। इनकी मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके हाथ से वो ले लिया कलश कि मैं खींच दूंगा कुएं में से। जुनिया ने कलसा ना दिया। कुएं की जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। कर दिया मजाक। मेहमान कैसे हो गया तुम्हारा, पड़ोसी तो हूं। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत ना दिखाए तो मेहमान ही तो है। मिल गया मौका। इतनी बातचीत बहुत होती है। और क्या, गांवों में सरलता है। गांवों के प्रेम के लिए दो चार संवाद हो जाए। ये तो शहरों में चक्कर काटने पड़ते हैं। शहरों में कंपटीशन ज्यादा है ना, इसलिए। आ देखो, जोनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जात तो दे रही हूं। महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पियोगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माछी दूंगी। मतलब माछी, चारपाई। क्योंकि माचा माचा का तो वहां भी उल्लेख आया था, तख्त, लहना सिंह वाला प्रसंग में। और रोज रोज आओगे तो कुछ ना पाओगे, दर्शन तो दोगी। तो एक बेवजह ही बात को कहां से कहां ले गया। और बेचारी, सही बात तो ये कि ये दर्शन देना भी चाहती है, तो घर में परेशान है, भाभिया तंग मारती है। अभी जब भी उठी तो दोनों आंखें लाल थी और नाक भी लाल थी। है, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। देख लो, पूजा करवाना चाहती है ये भी, रूप सौंदर्य की पूजा। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई, उसका मुंह उदास हो गया। अरे, वह तो हंसी मजाक नहीं कर सकती है, क्योंकि वह तो विधवा है। विधवा के लिए तो ये सब ठीक नहीं है। अरे विधवा क्या करेगी इसमें भाई। राम जी ने जीवन जितना दिया उतना दिया, जीवन जीने के लिए है। ये तो फालतू की बातें हैं भाई। अब धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म तो प्रेम है, प्रेम से बढ़कर क्या धर्म है ना। तो उसका मुंह बेचारी का उदास हो गया, क्योंकि समाज में उसको नहीं है हंसी मजाक करने की। और ये तो फिर अच्छा पहन भी तो नहीं सकती है, श्रृंगार नहीं कर सकती है। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। ये जो आ रहा है ना कि उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था, वह निश्चिंत थी, वह जुनिया। अब उस द्वार पर कोई रक्षक नहीं था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है, डरती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला, क्योंकि एक तो यही बदनामी है भाई, देखो कि भाई ऐसी थी वैसी थी, इसके पति के साथ वैसा हो गया। अब वो किसी पराये आदमी से बात भी कर लेगी ना, तो तुमको पता है गांवों का तो माहौल कैसा है ना। बात करते हुए देखा है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला, सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है, तुम आ जाना और गाय ले जाना। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मनी मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है। गाय, अब गाय में तुम जुनिया को भी शामिल कर लो, क्योंकि पहले तो वो गाय को ले गया, फिर वो जुनिया को ले गया है। तो उसकी उसने कल्पना भी ना की थी कि गाय इतनी सुंदर
हो सकती है। हौरी ने लोभ को रोक कर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। मन में तो था कि अभी ले जाऊं, तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी, तेरी ससुराल में कोई मेहरिया है, तूने वादा किया है, उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। कम से कम तुझे अपनी बात तो याद रहेगी कि इसका ठिकाना करवाना, रिश्ता विश्ता कहीं। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे, और गोबर तो गाय के लिए उतना प्रसन्न नहीं था, हौरी तो गाय के लिए प्रसन्न था। और उधर उनके नवजीवन का पहला परिचय था। पहले परिचय में ऐसे ही होता है। अभी जिस जिसका प्रथम परिचय नहीं हुआ, वो उस आनंद बोध से परिचित नहीं होंगे। तो मानो ब्याह करके लौटे हो, दोनों इतने प्रसन्न थे। हौरी को तो अपने चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, और बिना पैसे के। और गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी, गाय से भी बहुमूल्य। उसके मन में अभिलाषा जग उठी थी, प्रेम अभिलाषा को व्यंजित कर रहा है। ये कौन से अंक पे मुलाकात हो गई भाई? ये भूसा चारा कौन से अंक में आ रहा है? तो तीसरे अंक में। अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। होता है जब मन में फीलिंग आ गई ना, पूरा खेल फीलिंग का ही है, तो ऐसे मुड़ के देखा। ऐसे होता है कि ऐसे मन में और सोचते हैं कि यदि ये मुझे प्यार करने लगा होगा तो पीछे मुड़ के जरूर, सुना होगा ना तुम लोगों ने, देखेगा पीछे, पीछे मुड़ के जरूर देखेगा। तो ये चीज है। अब तुम्हारी आदत भी खराब है, तुम तो हर किसी को पीछे मुड़ के देखते हो। तो अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत्त आशा की भांति अधीर और अंचल। इसके भी मन में कुछ कुछ खलबली थी। और ये भाग 3 था। क्लियर? अब बताओ, इतना इंटरेस्टिंग है उपन्यास। प्रेम है, उदास है, विषादता है, दुख है, सपने हैं। मेरे ख्याल से इतना बहुत ज्यादा है, 3 3 है ना, और कल थोड़े ज्यादा पढ़ेंगे हम। हौरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। मित्रों, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस उपन्यास में। तुम्हारी बातचीत बंद हो जाए तो मैं बातचीत शुरू करूं? तुमको आधे घंटे का समय दे तो दिया बात करने को। इस बीच में अपनी मैत्री को प्रगाढ़ करो। मैं तो वहां अपना पेट भरता हूं, तुमको बहुत बात करने का मौका मिलता है। अब भी कम पड़ गया हो तो मैं जाके दोबारा आधा घंटा फोन सुलटा लेता हूं मेरे। भाई तुम बात करोगे तो मैं थोड़ी पढ़ा पाऊंगा। आधा घंटा और चाहिए बात करने को? नहीं, लगे रहो। तुम बात करोगे तो बोलूंगा नहीं मैं। तुम आराम से बात करो। अरे वो क्या रहा है, आज क्लास ले रहा है कि नहीं तुमको? तो एक दूसरे के मुंह की तरफ मुंह करके क्या बात कर रहे हो? हैं? चलो मैं तो बोलता जाता हूँ, तुम्हारी इच्छा है तो सुनना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फीस तो तुमसे ले ही ली। दिक्कत जब होती है जब फीस नहीं ली जाती है, फीस तो ले ही ली। अब तुम्हारी इच्छा है, सुनो मत सुनो। इस पूरे उपन्यास में हौरी परेशान सा ही दिखाई देता है सब जगह। लेकिन इस उपन्यास का एक 23वां खंड है, 23। कौन सा खंड है? 23। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? 23।
इस 23 में एक ही जगह, पूरे उपन्यास में एक ही जगह हॉरी गाना गाता है, वरना हॉरी गाना नहीं गाता है, लेकिन हॉरी गाना गाता है। कौन से अंक में गाता है? 23 में, 23। और जानते हो वो गाना भी क्या, 3 ही लाइन है। 3 लाइन हॉरी क्या गाता है? या जरत रहत दिन रैन, हृदय तो दिन रात जलता रहता है, आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवे चैन। आम की डाली पे कोयल बोलती है, कुहू कुहू, मुझे चैन नहीं मिल रहा है। बताओ, प्रेमचंद ने केवल 3 पंक्ति का गाना गवाया, एक ही जगह गवाया, और वह भी कितनी वेदना और विषाद लिए हुए है। पूछ लेंगे हॉरी ने किस अंक में गाया है? 23। आम के दरिया पे कोयल बोले तनिक न आवे चैन, या जरत रहत दिन रैन। आप एक काम करना, मैंने कॉलेज सहायक प्रोफेसर के बैच में गोदान उपन्यास पर 6-7 व्याख्यान दिए, लंबे लंबे, मतलब 2-2.5 घंटे का एक व्याख्यान होगा। और उन व्याख्यानों को मैं चाहता हूं कि आप भी उनको सुने एक बार। तो मैंने ऑनलाइन में कहीं डलवा दिया है, जिस जगह भी डाली गई है क्लास, तुमको भी जुड़वा देंगे, है ना। उन क्लासों को सुनना, पूरे गोदान का निचोड़ है उसमें। पढ़ तो रहे ही हो, पर थोड़ा उन क्लासों को भी देख लेना। हम 3 भाग तक तो बातचीत कर गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट अंशों को रेखांकित किया था। भाग 4, हौरी को रात भर नींद नहीं आई, नीम के पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय की चिंता है तो गाय के लिए नांद भी तो गाड़नी है, बैलों के लिए अलग से नांद रहे तो अच्छा, क्योंकि गाय की नांद अलग होनी चाहिए और बैल की नांद अलग होनी चाहिए। बैल क्या डूडू कर दे गाय को घटी ये ब्रसमान हो जा तैवे हलधर के वीर, है ना। गाय की अलग जगह हो, बैल की अलग जगह हो। नीम के पेड़ तले, जैसे घर में ही कोई नीम का पेड़ है, यही खाट पड़ी रहती है, वहीं पड़ा रहता है बेचारा। पर चलो तुम जेठ वेठ में तो बांध दोगे, लेकिन चौमासे में क्या करोगे? चौमासे में तो कुछ ओट चाहिए ना ऊपर टीन टान की। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौमासे में उसके लिए दूसरी जगह ठीक करनी होगी, और कीचड़ विचड़ ना हो, उसके नीचे साफ सफाई हो, ऐसा भी स्थान देखना पड़ता है। बाहर तो लोग नजर लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। बाहर की नजर से बचा लोगे तो घर की नजर से कैसे बचाओगे? घर वालों की भी नजर लगती है, क्या नहीं लगती? लग तो गई हीरा की नजर, थन में हाथ ही नहीं लगाने देती। और थन में हाथ नहीं लगाने देती है गाय, तो कैसे बोल देते गाय नजर आ गई भाई, लात मारती है ऐसे गाय। दूध काटने जैसे बैठोगे, भाई गाय की नजर लग गई, दूध नहीं आ रहा भाई इसके नीचे, भाई नजर लग गई है। लात मारती है, नहीं बांधना बाहर ठीक नहीं है, बाहर नांद भी कौन काटने देगा? फिर कारिंदा साहब की नजर पड़ जाएगी तो मुंह फुलाएगा। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना उचित नहीं है। कुल मिलाकर के गाय के बारे में सोच रहा है भाई, बहुत सोच रहा है। तुम पढ़ सकते हो इसको बहुत बढ़िया से। बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, तो इसका सबका वाचन करेंगे तो ये पूरा महीना तो गोदान में चला जाएगा ना। इस पाठ को पीपीटी को लगाने का जो प्रमुख उद्देश्य है, इसके महत्वपूर्ण अंशों का वाचन करना। एक बार तुम घर पढ़ लेना, तुमको रसास्वादन मिलेगा। वही धनिया के बारे में बताया कि कैसा परिवार था, जो भी है, उसका भाई है ये हीरा और शोभा,
इसको थोड़ा देखना कि शोभा और हीरा कौन है। ये है हौरी के भाई। कौन? शोभा और हीरा। इनमें से भी दोनों की एक एक विशेषता याद रखना। चाहो तो यहां भी लिख सकते हो आप, चाहो तो पेन से किसी भी जगह लिख सकते हो आप कि शोभा और हीरा। कोई जरूर नहीं है कि इसी में खोजोगे आप, ये तो पात्रों के नाम है, कहीं भी लिख लो। हीरा वही है जिसने हौरी की गाय को जहर दिया। किसकी? हौरी की गाय को जहर किसने दिया? हीरा ने काम किया जीरा वाला। और शोभा ऐसा है जो पूरे गांव का विदूषक है। शोभा को कैसे दिखाया गया है? पूरे गांव का विदूषक। पूरे गांव का विदूषक। विदूषक कौन होता है? जो हंसाता है, हंसोड़। बताओ हौरी का कौन सा भाई है जो पूरे गांव का विदूषक है? शोभा। और गाय जो लाया था ये भोला महतो से है, कबरी, तो उसको जहर किसने दिया? हीरा ने दिया। आगे उल्लेख मिलेगा। हौरी ने पूर्व की ओर देखा, सब देखा, चला आगे चलो, और फुर्ती से देखो नाद वाद गाड़ दी है। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी कौन है? भोला की दो औलाद हैं। कौन कौन? कामता और जंगी। इनमें से एक कौन है जो ढोलक और झांझ मंजीरे में डूबा रहता है? जंगी। यही तो पहचानो। अकड़ जाए बेटे तो क्या भोला अपने मन से मुझे गाय दे देगा? कभी नहीं। मन में चल रहा है कि मैं यहाँ नांद गाड़ दूं, कहाँ गाय बांधूंगा, पूरा एकदम फुल, कोई नजर ना लगा दे, गाय ऐसी है। फिर सोच रहा है कि चलो भोला ने तो कह दी गाय ले जा, लेकिन बेटे भी तो बड़े बड़े हैं उसके, क्या पता वो अकड़ जाए, वो ना दे। सहसा गोबर चौक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे ये तो भूर हो गया, तुमने नांद गाड़ दी दादा। भाई गाय को कहाँ बांधोगे, चारा भूसा कहाँ खिलाओगे? हौरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता। बाप की बहुत इच्छा होती है कि उसकी संतान बहुत मजबूत हो। बोला नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाक बंद पड़ जाए अपनी। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उसके मन में कोई चोर बैठ जाए, भाई मैं तो नहीं दूं। चोर बैठ जाए गाय तो उन्हें देनी पड़ेगी। देखो कि पहले कह कैसे दी, तेने कौन सा गाय का मूल्य दे दिया? पर भाई तेने पहले कह क्यों दी? और हमारा भूसा और ले गया। और कितनी पोट ले गया? 3 ले गया। छबड़े मर गए। 2 तो इन्होंने बाप बेटे ने पहुंचाई, एक वो खुद ले गया। गोबर ने और कुछ ना कहा, लाठी कंधों पर रखी और चल दिया। और ही उसे जाते हुए देखता अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़की की सगाई में देर न करनी चाहिए, 17वां लग गया। चाहे 17वां लग जाए, पर गोबर तो 16 ही साल का है। और 16 साल का हो जाएगा, 17वां लगेगा। गोबर कितने साल का है? तो 16 साल का हो गया तो कौन सा लग गया? पर 17वां से कहीं तुम ऐसे याद मत कर लेना कि 17 साल का हो गया। 16 साल का। और काशी नागरी प्रचारणी सभा से कितने खंडों में आया हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास? 16 खंडों में। 17वां लग गया, मगर करे कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हो, पैसा चाहिए भाई। शादी ब्याह में पब्लिक को लड्डू खिलाना पड़ता है, जिवाना पड़ता है। और जब से तीनों भाइयों में अलगोजा हो गया है, घर की साख जाती रही। 3 भाई कौन है? हौरी, हीरा, शोभा। भाई मिलके रहेंगे तो संगठन में शक्ति है, गांव में दबदबा रहता है। और अलग हो गए, मैं तो लड़का देखने आते हैं पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। ये क्या खिलाएगा, इसके तो घर में खुद के ही दाने नहीं है, ये क्या खिलाएगा? थोड़ी उम्मीद तो हो। 2 एक राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुका है। गरीब लोग जो होते हैं, किसान जो लोग होते हैं, वो लड़की को ऐसे नहीं ब्याहते हैं।
लड़की का कुछ दान दक्षिणा ले लेते हैं, जिससे वो गाय भैंस खरीद के ले आते हैं। इसको तो लड़की बेचना कहा जाता है। हाँ, तो ऐसा होता ही है। कोई अमीर आदमी है, पैसा वाला, चाहे वो बुढ़ा है, पैसे के जोर पे नई छोरी ले आएगा, ब्याह लाएगा। और गांव के लोग दरिद्र हैं, कुछ नहीं है खाने पीने को, तो वो क्या अपनी जेब में से खर्च कर देंगे? वो तो लड़के वाले से ही कुछ लेंगे। ला भाई 2-4 लाख की मदद करो, तो हम लाली का फेरा वेरा पाड़े। सही है, इसमें कोई गलत थोड़ी होता है। वैसे है क्या गलत? अब किसी को जब नीडी है तो क्या ही करेगा वो। और इसको वो गलत भाषा में कहते हैं लड़की बेचना। मैं तो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। दो एक राजी भी हुए तो वो लड़के, वो लड़की वाले क्या मांगते हैं? लड़की वाले मांग रहे हैं रुपया। कभी तुम सोचो कि लड़के वाले मांग रहे हैं, छोरी देने की एवज में मांग रहे हैं। कुछ तो मिलिट्री होते हैं कोई तुम्हारे जैसे, अरे हम भी कुछ लेंगे 10-5% बीच में जब रिश्ता करवाएंगे। जैसे अभी तो एक बात चली थी, कोई रिश्ते के बारे में, वो लड़की कह रही थी, बोले बढ़ियाओं की लड़की है, करवा देंगे। बढ़िया लड़का हमारे गांव में है, बढ़िया हरामखोर है, कभी पाव भर भी गुड़ खिलाया नहीं। तो मैंने यही तो कहा था कि भाई 1 बोरी गुड़ लूंगा मैं, उसको रिश्वत भी नहीं कह सकते हो आप। चाहे मेरे तो शुगर हो रहा है, मैं पब्लिक को बांटूंगा, तो 1 बोरी गुड़ दे, फिर मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। होना ना होना बात की चीज है। नहीं, चल हो भी जाएगा, करवा ही देंगे तेरा, पर 1 बोरी गुड़ नहीं देगा बढ़िया, चाहे रंडुआ मर जाएगा। ना उसने मुझे पहुंचाया, ना मैंने बात आगे चलाई, रिश्ता खत्म। देख लो, 1 बोरी गुड़ कितने का आ जाएगा? 1000-1200 का आ जाएगा यार, 2000 का आ जाएगा, 3000 का आ जाएगा। छोरी मिल रही है उसको, ब्याह हो रहा है उसका, 3000 में लड़की मिल रही है, इससे सस्ता क्या होगा? है? तो देखो, 200-300 लड़की का दाम चुकाए और फिर ऊपर से खर्च और करे, तब जाके ब्याह हो। कहां से लाए रुपए? रास तो खलियान में ही तुल जाती है। रास होती है ये अन्न के दाने होते हैं जो, ये तो खलियान में ही तुल जाती है। साहूकार आ गया, महाजन आ गया, अपना सब ले गया, खाने भर को नहीं बचता, ब्याह कहां से हो? और अब तो सोना ब्याहने के योग्य हो गई है बड़ी वाली लड़की, क्योंकि वो 12 साल की हो गई है। लड़के का ब्याह न हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो बिरादरी में हंसी होगी। कहते हैं ना, बैल का क्या है, बैल तो पड़ा रहेगा, पर भाई लड़की का तो ठिकाना घर देखना ही पड़ेगा। लड़की की चिंता तो भोला महतो को भी है कि नहीं? भाभियां ताना मारती रहती है, मिचमिची आंख वाली लड़की है। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे? मैं तो बांस बांस का है थोड़ा भाई, बांस बांस पड़े तो हम बेच दो उनको। दमड़ी बंसोर नाम क्या है इसका? दमड़ी है, बांस का काम करता है तो बंसोर है। हौरी ने देखा दमड़ी बंसोर खड़ा है, नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछे, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार। बांस बेच दिया। देखना ये कि बांस कितने में बेचा, और भाइयों से यहाँ होरी ने बेईमानी की है कि उनको कम का बतलाना, लेकिन ज्यादा का मेरे को देना। मोल भाव किया 25 रुपए सैकड़े में, 50 बांसों का बयाना ले लिया। 25 रुपया सैकड़ा, तो 25 रुपए सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, के 25 रुपए में कितने बांस मिलेंगे तेरे को? 100, इसके हिसाब से मिलेंगे। लेकिन 50 बांसों का बयाना ले लिया। यदि 25 रुपए में सैकड़ा है तो मेरे पास 50 दूंगा, तो 25 का आधा लूंगा, तो कितना ले लेगा? 12.5 ले लेगा। तो तय क्या हुआ? 25 रुपए सैकड़े के हिसाब से कि तू 100 बांस गिनाएगा 25 रुपए में। ऐसे उन्होंने 50 बांसों का तो बयाना, बयाना होता है एडवांस राशि, 50 बांसों का तो क्या ले लिया? एडवांस ले लिया है। तो निश्चित रूप से 12.5 रुपए ले लिए। फिर दोनों लौटे, होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया, तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता।
तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? पूछते ना आपस में। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, चौधरी कौन है ये? दमड़ी बसोर, यानी दमड़ी चौधरी है, बांस का काम करता है तो बसोर है। उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा मैं तो, जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। और क्या, तो वो थोड़ी ऐसे इंतजार करेगी। कितना समझाया, अरे तू खा चाय पहन, जो नाक मत कटवा, लेकिन कौन है क्या है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। भाई बात में दम है क्या? नहीं है। तो जो औरत में अत्यंत रूप है और यदि वो भी काबू में रहती है तो वो तो उसका अवगुण हुआ। बेकाबू, ब्यूटीफुल हूं मैं, परी हूं मैं, ठेंगे पे तू, ऐसे होना चाहिए। हे लड़की, यदि मैं खूबसूरत लड़की होती तो मोदी शाह और भजनलाल चक्कर काटते मेरे घर के आगे पीछे। क्या बात कर रहे हो तुम? सौंदर्य की पहचान, सौंदर्य की कीमत क्या होती है, तुम्हें क्या पता इस चीज का? पब्लिक को परेशान बनाकर रख दे जो। भाई देखो, चाहे तुम्हारा इस बात में विश्वास हो या ना हो, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा में कथन सुमेलित कहीं भी आ जाए कि कौन कह रहा है, दमड़ी बसौर कह रहा है। दमड़ी बसौर का कथन है ये तो बेचारा भुगत भोगी है तो बोल रहा है, इसकी तो बहू भाग गई। तो ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है। हौरी ने आकाश की ओर देखा, मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, ये सब कुछ बढ़ गया, चौधरी वगैरह वगैरह जो भी है उसको मना रहा है, समझा रहा है। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी छल कपट करूं, नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा मेरे भाइयों को? तुम उनसे कहने थोड़ी ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है, दे दिया संकेत कि मैं 25 रुपए सैकड़े के हिसाब से दे रहा हूं, लेकिन तू हीरा और शोभा को ये बोलना, क्योंकि बांस तो मिले जुले हैं, कि 20 रुपए के हिसाब से सौदा हुआ है तो मुझको 5 रुपए का फायदा हो गया। हौरी बेचारा आदमी है, किसी को कष्ट तो देना नहीं चाहता, पर अपनी समस्याओं के लिए कहीं उसको झूठ बोलना पड़ा, बेईमानी करनी पड़ी तो वो करता है। वो एक साधारण किसान है, और जैसे अन्य किसानों में कमजोरी होती है वो होरी में भी है। ध्यान देना, आंकड़ा 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता चलेगा? तुम थोड़ी कहने जाओगे। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना दुरुपयोग करें, लेकिन इस भावना में पवित्रता है ना कि तुम्हारा भाई है, तो दमड़ी भी तैयार हो जाएगा इसके लिए। हौरी ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता या नहीं। उसके मुख पर ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने हौरी का आसन पर चाबुक जमाया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है, मैं तो ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं तो 15 रुपए कह दूंगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। कितना बदमाश है ये भी मौके का फायदा उठाना चाह रहा है कि मैं तो ये कह दूंगा कि 15 रुपए में लिए मैंने, लेकिन तुम मुझसे 20 रुपए का ही दाम ले लो। अब हौरी को फंसा दिया उल्टा। अब हौरी को क्या, हौरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो, 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मूल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है, कि नजदीक, नगीच में नजदीक का। आदमी सोचता है कि जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर तो 2-4 रुपए का काम हो जाए। ये होती है वणिक बुद्धि चलती है इनकी, भाई क्या यार, हाँ तेरा माल ऐसा क्या, इससे बढ़िया माल सस्ते मिल जाएगा, ऐसा कहेगा, उसको दबाव में ले आओ। सौदा हो गया। चौधरी ने मिर्ची उतार कर छान पर रख दी, बांस काटने लग गया, खड़े हुए बांस थे। तो 25 से 20 करवाना चाह रहा था और ही तो, लेकिन मामला क्या हो गया कि 20 तू ले ले, 15 मैं बोल दूंगा, ये सौदा हुआ।
उधर ऊख की सिंचाई हो रही है। हीरा बहू का लेवा लेकर कुएं पर जा रही है। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से पूछी, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। हीरा की बहू उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोजा हुआ। तो ये हीरा की बहू कौन होगी? पुनिया नाम आएगा इसमें। ये हीरा की बहू का नाम है पुनिया। ये भी बहुत लड़ाकू है, भयंकर। पुनिया और धनिया में खूब टक्कर होती थी। और ध्यान देना कि पुनिया के विद्रोह से ही भाइयों में बंटवारा हुआ था। अलगुजा का मतलब बंटवारा। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी, देख लो। धनिया को भी परास्त कर दिया था इसने। किसने? पुनिया ने। पुनिया कौन है? हीरा की बहू है। और हीरा कौन है? जिसने जहर दे दिया उसकी गाय को। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा कि वे कई दिन तक खाट से न उठ सकी। हाँ, गांव में ऐसी पीटते हैं। ये मार जैसे कोई वो धोबी पछाड़। हाथ उठाना गलत है। अब आजकल कोई हाथ नहीं उठाता, लेकिन गांव में महिलाएं पीटी नहीं जाती है, धुनी जाती है। और महिला भी चाहती है कि वो धुनी जाए। हाँ, महिला भी चाहती है। ऐसे हमारे गांव में जब मैं जेएनयू पढ़ता था तो रमेश मीणा दारू पी के अपनी बहू को दड़ा दहला बैग घुसा कि मरे तो मर, जिंदे रहे जिंदे रहे। एक तो वैसे जोश, एक दारू का जोश, पता नहीं क्या मर्दानगी साबित होती है ऐसे मार पीट करके। तो मैं गया बचाने, भाई तो मरी जाएगी। है मैंने क्या कर रहा है, पागल है क्या, मारेगा है? तू कैसे आया? इसको क्यों बचा रहा है? इसके साथ कोई तेरा कनेक्शन है क्या? और मैं और फंस गया। अब तो पागल की बात तो मैं खैर क्या मानूं, लेकिन जब वो खुद कह रही है, जो मेरी भाभी लग रही है, क्या लल्लू लल्लू बोलते हैं देवरों को, लल्लू तुम जाओ, ये हमारा आपस का मामला है। लल्लू का लाल मुंह, लल्लू का इतना सा मुंह हो गया, इतना मोटा इतना सा हो गया। चल घुसरो घर आपने, खा ससरी मार और खा, और मार दबा के मार। फिर तो मैंने देखा और नाचा, और वाह वो अयो अयो। धुनते हैं गांव के लोग और धुनवाती है वो अपने आप को। कुछ नहीं हो सकता है। तो हीरा भी उसे पीटता था। अब तक बहुत पीटा है। अब पीटता तो और ही भी था धनिया को, लेकिन अपना पदाधिकार में किसी तरह छोड़ती नहीं थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन जो ये चलता उसी के इशारों पे था, घोड़े की भांति। जो भी है, उसने कहा कि बांस नहीं काटे जाएंगे, 15 रुपए में हम बांस नहीं काटने देंगे। चौधरी औरत जात के इस विषय पर बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो वो आकर कह देंगे, क्योंकि इससे बात करेंगे दो चार बात ही उल्टा इल्जाम और लगा देगी कोई। डरता भी तो है पुरुष। हीरा बहू का नाम था पुन्नी, यानी पुनिया। पुन्नी यानी पुनिया। पुनिया किसकी बीबी थी? हीरा की बीबी। बच्चे दो ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। अब सबके बाल बच्चों का हिसाब नहीं रखना हमको। हमको तो मतलब हौरी और समधी समधियों से है। भोला और हौरी के बच्चों का ध्यान रखेंगे, हमने रख लिया। लेकिन ढल गई थी। बनाओ सिंगार के समय के आघात का संबंध छोड़ो। गृहस्थी में भोजन का ही ठिकाना नहीं था। सिंगार के गांव की महिलाएं सिंगार करेंगी, रोटी ठीक से खाने को नहीं मिलती है। ये तो शहरों में पड़ी रहती है, सजी सजी पड़ी पड़ी, कि पेट भरा रहता है आदमी का, तो सजावट पे ही ध्यान जाता है। गांव में तो कहाँ सज लेंगी, और सज लेंगी तो एक लू के थपेड़े में सब साफ है। अब तुम बताओ कितने कितने लेप लगाने पड़ते हैं चेहरे पे। लेकिन धूप में जब खेतों में काम करने जाएगी, पूरा लेप नीचे आ जाएगा। आ जाएगा ना। इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था। अब ये धनिया के बारे में नहीं आ रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है धनिया के बारे में आ रहा है क्या, लेकिन आ रहा है पुनिया के बारे में। पुनिया के बारे में आ रहा है। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती बोली, आदमी क्यों भेज दूं? मर्दानी महिला है। आदमी क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना चाहते हो मुझसे कहो ना, मैंने कह दिया मेरे पास नहीं कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था कि यार ये मैं कहां आगे फंस गया। और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी उसका हाथ, कैसे काटने दूंगी मेरे पास।
1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से धकेल दिया। हट। पुन्नी धक्का खा के गिर गई, मगर फिर संभली और आपके पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह और पीठ पर आनंद जमाने लगी और बसोर होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान मारती जा कि बसोरी तो है तू, बांस काटने वाला, और तू मेरे को धक्का मार रहा है। अपमान मारती जाती, अपमान और मारती जाती, रो जाती है मेरे को मारा, और मार रही है उसको। तो करुण रस और रौद्र रस की एक साथ अभिव्यक्ति आप देख रहे हो। और चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। वो समझ गया कि गलती मुझसे हो गई है। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने के उसके पास कोई और दवा नहीं थी। बांस काट रहा था, बांस में बहुत सारे पड़े थे, उठा के एक लगी देर, तड़ाक तड़ाक। पुन्नी का रोना सुनकर हौरी भी दौड़ा हुआ आया और पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। हौरी ने समझा कि चौधरी ने पुनिया को मारा है। लिए होंगे बांस कितने में ही, होगा तो अपने घर का शेर। मेरे भाई की बहू पे हाथ उठाया, बहुत गरीब है, आपस में लड़ झगड़ सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा आएगा, डोंट टच माई भाभी। तो तुम देखो क्या हुआ। चौधरी ने पुनिया को मारा है, खून ने जोश मारा, भाई खून जाग उठा भाई के प्रति। अलगोजे की ऊंची बाधा को तोड़ता हुआ, सब भूल गए अलगोजे में क्या हुआ बंटवारे में। सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमा कर बोला, आप अपना भला चाहते हो चौधरी, यहां से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी, लाश। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल की मेरी बहू पर हाथ उठाओ।